डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, जब हम नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है। तो ये डायमेंशन होती है। जैसे ये मार्कर है, अगर मार्कर की मुझे डायमेंशन देखनी है तो मैं देखूंगा मार्कर की लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। लेकिन जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन की बात करते हैं तो ये एक और चीज होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन ये होती है कि फिजिकल क्वांटिटीज को एक स्पेसिफिक सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है और उस सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन है। Each base quantity is considered a dimension denoted by a specific symbol written within square bracket। तो हर बेस क्वांटिटी को कंसीडर किया जाता है डायमेंशन। बेस क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी सिस्टम इंटरनेशनल में। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी भी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं होती वो होती हैं बेस क्वांटिटीज। तो हर बेस क्वांटिटी को एक सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है और उस सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। इस चीज को हम बोलते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन है। तो बेस क्वांटिटीज टोटल 7 थी। तो हर क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक सिंबल से ज़ाहिर करेंगे। जैसे लेंथ है, लेंथ को डिनोट करते हैं कैपिटल एल से और इसे लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगी लेंथ की डायमेंशन। इसी तरह मैस है, मैस को कैपिटल एम से जाहिर करते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये मैस की डायमेंशन हो जाएगी। टाइम को कैपिटल टी से जाहिर करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये टाइम की डायमेंशन हो जाएगी। इसी तरह सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन होती है। इलेक्ट्रिक करंट की ए है, टेम्परेचर की के है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सी है। इन सारी क्वांटिटीज को एक सिंबल से जाहिर किया गया और इन्हें ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया। तो इसे हम बोलते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन है। तो हर बेस क्वांटिटी की एक डायमेंशन होती है। इट स्टैंड्स फॉर द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो डायमेंशन है ये फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर है। जैसे लेंथ है, ब्रेड्थ है, रेडियस है, इन सारी चीजों के सेम यूनिट है। कौन सा यूनिट है? मीटर। तो इन सारी चीजों के सेम यूनिट है तो क्वालिटी इनकी ये है कि ये सारी की सारी लेंथ्स है। तो इनको एक स्पेसिफिक सिंबल से जाहिर किया जाता है जिसे डायमेंशन कहते हैं। तो इसी तरह ऐसी क्वांटिटीज जिनका यूनिट मीटर हो तो उनकी डायमेंशन होती है कैपिटल एल। जैसे लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। इसी तरह डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, जितनी भी चीजें हैं सबका यूनिट मीटर होता है। तो जिन क्वांटिटीज का यूनिट मीटर होगा उनकी डायमेंशन एल होगी। जिस क्वांटिटी का यूनिट किलोग्राम होगा उसकी डायमेंशन होगी कैपिटल एम। इसी तरह जिस क्वांटिटी का यूनिट सेकंड होगा, जैसे टाइम का यूनिट सेकंड होता है SI, तो इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल टी। तो इन 7 बेस क्वांटिटीज में से इस बुक के अंदर जो मेंशन है फर्स्ट ईयर की बुक में वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 3 है, लेंथ, मैथ और टाइम। जब हमने किसी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी होगी तो उन्हें पहले हम कन्वर्ट करेंगे लेंथ, मैथ और टाइम के अंदर। तो डराइव्ड क्वांटिटीज की भी डायमेंशन निकाली जा सकती है लेकिन उन्हें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस क्वांटिटीज के अंदर। बेस क्वांटिटीज के अंदर कन्वर्ट किए बगैर हम उनकी डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ बेस क्वांटिटीज की होती है। जिस तरह एग्जांपल है स्पीड की, तो स्पीड को हम ज़ाहिर करते हैं v से। तो स्पीड क्या है? एक डराइव्ड क्वांटिटी है, तो पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस क्वांटिटी के अंदर। तो बेस क्वांटिटी के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब डिस्टेंस को अगर देखें, डिस्टेंस और लेंथ सेम चीजें होती हैं, तो ये बेस क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। तो ड्राइव क्वांटिटी को पहले हम कन्वर्ट करेंगे बेस क्वांटिटी के अंदर अगर उसकी डायमेंशन निकालनी है। जिस चीज की डायमेंशन फाइंड करनी हो तो उसे हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो स्पीड की डायमेंशन निकालनी है तो स्पीड को लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? एल, कैपिटल एल, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, तो इसे हम लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो फाइनल वैल्यू हमने सेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखनी होती है, तो ये टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये एल और ये टी पावर -1, तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स। ये डायमेंशन आ गई स्पीड की। तो स्पीड की डायमेंशन क्या हुई? एल टी इनवर्स। इसी तरह डायमेंशन से यूनिट भी निकाला जा सकता है और यूनिट से डायमेंशन भी निकाली जा सकती है। तो अब देखिए कैपिटल एल हमने किसकी जगह लिखा? डिस्टेंस, जो कि लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर।
तो इसे मैंने लिख दिया मीटर। और कैपिटल टी किसकी जगह लिखा हमने, टाइम की जगह। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो इसकी जगह मैंने सेकंड लिख दिया कैपिटल टी की जगह। पावर इसकी -1 है तो ये -1 लिख दिया। ये देखिए यूनिट आ गया स्पीड का, मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन से यूनिट निकाला जा सकता है, इसी तरह यूनिट से भी डायमेंशन निकाली जा सकती है। तो जिस चीज की डायमेंशन फाइंड करनी है तो पहले उसका यूनिट लिख लें, तो डायमेंशन निकालना और आसान हो जाएगी। तो यूनिट हमने कौन सा लिखना है, ऐसा यूनिट लिखना है, और वो बेस यूनिट के अंदर होना चाहिए। जैसे स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर जहां पर आएगा तो मीटर की डायमेंशन होगी एल, और सेकंड की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, और पावर इसकी -1 हो जाएगी, ये पावर -1 है। तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे तो ये डायमेंशन आ गई। ये देखिए ये डायरेक्ट डायमेंशन वही निकल गया। तो यूनिट से डायमेंशन भी निकाली जा सकती है। मीटर की डायमेंशन क्या होती है, एल। जहां पर मीटर आएगा डायमेंशन उसकी एल आएगी, जहां पर किलोग्राम आएगा तो डायमेंशन उसकी एम आएगी, और जहां पर सेकंड आएगा तो डायमेंशन उसकी टी आएगी। तो इसी तरह अगर एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी हो तो ये एक्सेलरेशन है, हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब वेलोसिटी फिर ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे बेस क्वांटिटी के अंदर। वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बेस क्वांटिटी है, लेंथ के अंदर आती है, और टाइम भी बेस क्वांटिटी है। तो v की जगह हम लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाई टी। तो ये v है, v की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, d डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई ये वाला t। तो ये आ जाएगा d डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर के लिए डायमेंशन कौन सी यूज होती है, l। और नीचे इस विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इसे लिखना है, और नीचे टी है, टाइम है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, और सेकंड की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, और पावर इसकी 2 है, तो ये आ जाएगा। अब इसे अगर ऊपर ले आएंगे तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एल, और ये टी ऊपर आएगा तो पावर इसकी 2 है, तो ये -2 हो जाएगी। सेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये आ गई डायमेंशन एक्सेलरेशन की। इसी तरह एक्सेलरेशन की जब हम डायमेंशन फाइंड कर रहे थे तो डायरेक्ट इसके यूनिट से भी फाइंड की जा सकती है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर की डायमेंशन होती है एल, और सेकंड की होती है टी, और पावर इसकी -2 है, तो ये आ जाएगा। तो ये डायमेंशन आई एक्सेलरेशन की। इसी तरह अगर हम फोर्स की डायमेंशन निकालना चाहें तो फोर्स की डायमेंशन किसके बराबर होती है, हमें पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब देखिए न्यूटन ड्राइव्ड यूनिट है, तो इसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे बेस यूनिट के अंदर, क्योंकि डायमेंशन सिर्फ बेस क्वांटिटीज की होती है। तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, और मीटर की डायमेंशन होती है एल, और सेकंड की होती है कैपिटल टी, और पावर इसकी -2 आ रही है। तो ये डायमेंशन आ जाएगी फोर्स की। इसी तरह दूसरा तरीका इसका ये है कि इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। ये मैथ है, और मैथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, और ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की अभी हमने डायमेंशन निकाली एल टी की पावर -2। तो ये पुट कर देंगे तो दोबारा यही बन जाएगी डायमेंशन। तो डायमेंशन जब भी फाइंड करनी हो तो आप यूनिट से उसकी डायमेंशन फाइंड करें, ये आसान हो जाती है। तो इसके बाद देखते हैं यूजेज इसका, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो डायमेंशन जो है ये यूज होती है फिजिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक करने के लिए। अगर हमने किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करनी है तो हम देखेंगे कि उस इक्वेशन की अगर दोनों साइड की डायमेंशन बराबर आ रही है तो हम कहेंगे ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर दोनों साइड की डायमेंशन बराबर नहीं आती तो वो इक्वेशन इनकरेक्ट होगी। तो डायमेंशन किसके लिए यूज होती है, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए, इसे हम कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। दूसरा है ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। तो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए हम पॉसिबल फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला, इसकी एग्जांपल बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अगर कोई हमें इक्वेशन दी हो तो उसकी होमोजेनिटी कैसे चेक करनी है, दोनों साइड्स की हम डायमेंशन को चेक करेंगे। अगर दोनों साइड्स की डायमेंशन बराबर तो इक्वेशन करेक्ट, अगर बराबर नहीं आती तो इक्वेशन इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, ये आपको फार्मूला दे दिया जाता है एफ क्रॉस एल डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर रूट। तो पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट इसका क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किसके बराबर है, स्पीड के। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो दोनों के यूनिट भी सेम होंगे। अब देखें डायरेक्ट आपको इसका यूनिट पता नहीं होगा, लेकिन इसका यूनिट पता है। ये निकालते हुए टाइम लगेगा, लेकिन इसका यूनिट आपको डायरेक्ट पता है।
तो अगर इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा। तो यूनिट ऑफ एफ क्रॉस एल डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर रूट का यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। या दूसरा ये पूछ लिया जाता है कि एफ क्रॉस एल डिवाइडेड बाई एम किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर आ रही है, स्पीड के बराबर। तो ये स्पीड के भी बराबर होती है। तो यहाँ से दो एमसीक्यू बन सकते हैं। पहला एफ क्रॉस एल ओवर एम स्क्वायर रूट का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। कहाँ से आया, क्योंकि ये स्पीड के बराबर है तो स्पीड का जो यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा। और दूसरा ये किसके बराबर होती है, स्पीड के बराबर होती है। अब हम चेक करते हैं होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, देखते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो डायमेंशन लेंगे बोथ साइड्स की। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी चीज आ रही है, v, और हमें पता है v का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर की डायमेंशन क्या होती है, l, और सेकंड की क्या होती है, t, और ऊपर पावर -1 है तो ये आ जाएगी -1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो v की डायमेंशन क्या आ गई, LT इनवर्स। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू f क्रॉस l डिवाइडेड बाई m पावर 1/2। ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिखा जा सकता है पावर 1/2। तो ये पावर जो 1/2 आ रही है, ब्रैकेट के अंदर जितनी क्वांटिटीज हैं सब की पावर होगी। तो अब जिनकी डायमेंशन निकालनी है उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो f की डायमेंशन पहले निकालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और इसी तरह l की डायमेंशन हमने निकालनी है, मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइडेड बाई m की भी हमने डायमेंशन निकालनी है, और इन सब की पावर आ जाएगी 1/2, ये पावर आ रही है। तो अब फोर्स की डायमेंशन अभी हमने फाइंड किया, तो फोर्स की डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम की जगह क्या आएगा, कैपिटल M, मीटर की जगह L, और सेकंड की जगह T, पावर इसकी -2 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये आ गई फोर्स की डायमेंशन, पुट कर देंगे MLT पावर -2, ये फोर्स की डायमेंशन। और साथ में ये लेंथ है तो हमें पता है लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल L, क्योंकि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मीटर के लिए हम कैपिटल L यूज करते हैं। और नीचे मैथ है, मैथ का यूनिट होता है किलोग्राम, किलोग्राम के लिए हम यहाँ यूज करेंगे कैपिटल M को। तो अब देखिए इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा MLT पावर -2। इसी तरह ये L, और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1। तो अब जो दो दो बार आ रही है या 3 बार आ रही है, इन सबको हम एक ही दफा लिखेंगे और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अब देखिए ये m की पावर +1 है और ये -1 है, +1 और -1 क्या हो जाएगी, 0। तो m की पावर हो गई 0। तो अब m की पावर 0 आ रही है और ये l है और ये भी l है, तो l स्क्वायर हो जाएगा। t की पावर -2 है, दूसरा t यहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये -2 आ जाएगी, और सब की पावर आ जाएगी 1/2। तो किसी भी चीज की अगर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। m की पावर 0 है तो ये बराबर होगा 1 के। कोई भी क्वांटिटी हो उसकी पावर अगर 0 आ रही है तो वो 1 के बराबर होगी। तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा L स्क्वायर t की पावर -2, ये आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2, साथ में ये t की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो ये 1/2 कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर से पावर आ रही है, तो ये बराबर हो जाएगी। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये L की पावर 1 बन जाएगी और ये t की पावर -1 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा L t की पावर -1। तो ये आ गई L t इनवर्स। तो अब अगर हम देखें राइट हैंड साइड को तो इसका रिजल्ट क्या निकला, L t इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या निकला, L t इनवर्स। तो ये इक्वेशन क्या बता रही है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब हमने दोनों साइड्स की डायमेंशन ली तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन आपस में बराबर आ रही थी, तो इसलिए हम कहेंगे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो अगर किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी हो तो दोनों साइड की डायमेंशन लें, अगर दोनों साइड की डायमेंशन बराबर आती है तो इक्वेशन करेक्ट होगी, अदरवाइज इनकरेक्ट होगी। तो इसी तरह अगर किसी चीज की डायमेंशन लिखनी हो, जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, L। तो इसे लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, m की पावर 0 t की पावर 0 L।
तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, क्योंकि m की पावर 0 1 बन जाएगी, ये भी 1 बन जाएगी, दोबारा ये l बन जाएगा। तो दूसरा तरीका ये होता है इस तरह लिखने का। सेकेंड केस है ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। तो डायमेंशन को यूज करते हुए हम कोई भी फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो ये बुक की एग्जांपल हम देखते हैं 1.5। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर में से बनता है तो इसे करना है, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए हम एक फार्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो जैसे एक फार्मूला हमें गिवन है t इज इक्वल टू 2 π l डिवाइडेड बाई जी। तो ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ये फार्मूला आज हम ड्राइव करने जा रहे हैं। इस फार्मूले में अगर हम 2 को देखें तो ये कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। इसी तरह अगर हम पाई को देखें तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है 3.14। तो अब देखें पाई का यूनिट भी नहीं होता, ऐसी क्वांटिटीज जिनका यूनिट ना हो उनकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो हमें पता है डायमेंशन सिर्फ होती है बेस क्वांटिटीज की। तो अगर हम पाई को देखें तो पाई इज इक्वल टू 3.14। देखें आगे कोई यूनिट नहीं आ रहा, ना मीटर ना सेकंड और ना ही किलोग्राम। तो अगर कोई यूनिट नहीं आ रहा तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो ऐसे कांस्टेंट जिनका यूनिट ना हो उनकी डायमेंशन नहीं होती, उनकी वैल्यू फाइंड की जाती है बाई एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू मिली है। तो अब देखिए डायमेंशन जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, ऐसी वैल्यूज जिनका यूनिट ना हो उनके बारे में डायमेंशन जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो इसको हम जरा चेंज करके लिख लेते हैं t इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू हमें पता है दोनों ये वैल्यूज कांस्टेंट है, तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं कांस्टेंट l डिवाइडेड बाई जी। तो अब हम ये फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो अगर हम सिंपल पेंडुलम को देखें तो सिंपल पेंडुलम क्या होती है, एक स्ट्रिंग के साथ एक बाल को बांध दें और इसे फिक्स सपोर्ट के साथ बांध दें तो ये बन जाता है सिंपल पेंडुलम। तो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है इसे हम कहते हैं ये L है, और ये जो बाल है इसका मैस M है। तो जब इस मैस को मैं खींच कर इस पॉइंट पर अगर ले जाऊं तो ये पहले वाली लाइन के साथ यहाँ पर एक एंगल बना रही है जिसे हम कहते हैं ये थीटा है, तो जिसे हमने नाम दिया है थीटा का। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने के लिए जो टाइम लग जाएगा इसको, इसे हम कहते हैं ये टाइम पीरियड है। ये बाल इधर से मीन पोजीशन पर जाएगी, फिर ओवरशूट कर जाएगी ड्यू टू इनर्शिया, इसके बाद फिर वापस आएगी, फिर इधर आएगी, तो हम कहेंगे ये एक चक्कर कंप्लीट हुआ है। तो इस एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लग जाएगा उसे हम कहते हैं ये टाइम पीरियड है। तो अब टाइम पीरियड किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर सकता है, एक तो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर सकता है, एंगल के ऊपर कर सकता है, और मैथ के ऊपर कर सकता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर भी कर सकता है। तो ये पॉसिबल चीजें हैं जिनके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। हमें पता नहीं है कि अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, तो हम पॉसिबल सारी चीजें लिख लेंगे जिनके ऊपर ये डिपेंड कर सकता है। तो अब यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये वाला फार्मूला हमने ड्राइव करना है। तो हमें पता है टाइम पीरियड दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। तो हम सपोज कर रहे हैं कि अभी हमारे पास ये चीजें नहीं है, अगर नहीं है तो हमें नहीं पता कि टाइम पीरियड किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी हमने ड्राइव करना है। तो पॉसिबल चीजें कौन सी हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर सकता है, लेंथ के ऊपर, मैथ के ऊपर, जी के ऊपर और एंगल के ऊपर। तो ये पॉसिबल सारी चीजें हम लिख लेंगे, और हमें नहीं पता कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक मैथ के ऊपर डिपेंड कर सकता है, दूसरा लेंथ के ऊपर डिपेंड कर सकता है, एंगल के ऊपर डिपेंड कर सकता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर भी टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। तो इन सब की पावर हम सपोज कर लेते हैं कि m की पावर a है, l की पावर b है, थीटा की पावर c है, और g की पावर d है। तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, जब हटाते हैं तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं और साथ में कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाएंगे नहीं, लिख लेंगे कांस्टेंट। तो ये वैसे का वैसे हो जाएगा, m की पावर a, l की पावर b, और थीटा की पावर c, g की पावर d। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में ये जो पावर आ रही है a, b, c और d, इन पावर की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो ये हम आगे कर लेते हैं, जो भी वैल्यू निकलेंगी वो इधर हम पुट कर देंगे।
इसे इक्वेशन नंबर 1 को मैंने इधर लिख लिया, t इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई m की पावर a, l की पावर b, थीटा की पावर c और g की पावर d। तो डायमेंशन को यूज करते हुए हम ये फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो हम दोनों साइड की डायमेंशन निकाल लेंगे। तो जिसकी डायमेंशन निकालनी हो तो उसको लिखते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो t की डायमेंशन क्या आ जाएगी, t, और ये आ जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई m, मैथ है और मैथ के लिए कैपिटल M, और पावर इसकी है a मल्टीप्लाई बाई, ये लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L, और पावर इसकी आ जाएगी b। इसी तरह थीटा, थीटा का यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो अब हम देखें तो रेडियन के अंदर ना तो मीटर आता है, ना सेकंड आता है और ना ही किलोग्राम आता है। तो थीटा का कोई भी यूनिट बेस यूनिट में से नहीं आ रहा। तो अगर बेस यूनिट में से नहीं आ रहा तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है डायमेंशन किसकी होती है, बेस क्वांटिटीज की और बेस यूनिट्स की होती है। तो यहाँ पर बेस यूनिट नहीं आ रहा और ना ही कोई बेस क्वांटिटी आ रही है, तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो थीटा इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो ये डायमेंशन हो जाएगी थीटा की। तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं l की पावर -1। तो ये l की पावर +1 है और ये -1 l की पावर 0 हो जाएगी। तो 0 1 के बराबर है और वो किसी की डायमेंशन नहीं है। तो ऊपर पावर इसकी c है तो ये आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, तो ये यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की डायमेंशन होती है l और सेकंड की होती है t, और ये पावर -2। तो ये आ जाएगी l t पावर -2। तो ये डायमेंशन और पावर इसकी आ जाएगी d। तो इसी तरह t इज इक्वल टू, अब जो क्वांटिटीज 2 बार या 3 बार आ रही हैं तो उन सबको हम कंबाइन करके एक बार कर देंगे सेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई m की पावर a, क्योंकि m यहाँ पर कोई दूसरा मौजूद नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाई l। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो l हमें 4 मिल रहे हैं, ये भी l है, ये l इनवर्स और ये l। तो इस l की पावर क्या है, b है, और इस l की पावर प्लस c, इस l की पावर आ जाएगी -c। ये c +1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो l की पावर c, और -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -c, और इस l की पावर क्या आ रही है, d। तो इन सारी पावर को हम ऐड कर देंगे एक ही दफा l लिख के, तो ये पावर इसकी एक आ जाएगी b, और इस l के लिए +c, और इसके लिए -c, और ये इसके लिए +d। तो बाकी क्या बच गया, t। तो यहाँ पर t कोई और मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर t की पावर -2 आ जाएगी, और इसकी पावर भी d है, तो ये आ जाएगी t इज इक्वल टू कांस्टेंट m की पावर a मल्टीप्लाई बाई l। अगर हम देखें ये +c -c कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच जाएगा b + t। तो t की पावर आ जाएगी, इसे मैं लिख सकता हूँ, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -2d लिखा जा सकता है। अब दोनों साइड की हम पावर को कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड्स। अगर इस साइड पर हम देखें तो यहाँ पर m है, इस साइड पर तो m है, लेकिन इस साइड पर m मौजूद नहीं है। तो जिस साइड पर m मौजूद नहीं है तो उसकी पावर मैं 0 लिख सकता हूँ। इसी तरह ये l है, इस साइड पर तो है लेकिन इस साइड पर नहीं है, तो इस साइड पर l की पावर 0 लिखी जा सकती है। जैसे इसे मैं लिख लेता हूँ m की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई l की पावर 0। m और l दोनों इस साइड पर मिसिंग थे, तो मैंने दोनों की पावर 0 लिख दिया। तो समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1 के। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो साथ में आ जाएगा t इज इक्वल टू, ये सेम चीज वही लिख देनी है। तो अब दोनों साइड की हम पावर को कंपेयर कराएंगे, इधर m की पावर 0 है और इधर m की पावर a है। तो ये आ जाएगा m की पावर 0 इज इक्वल टू m की पावर a। तो हमने फाइंड क्या करने थे, a b c और d की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिल रही है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो सेम है तो a की वैल्यू क्या बनती है, 0। तो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a की वैल्यू 0। अब हम कंपेयर कराते हैं कैपिटल T को। तो ये कैपिटल T जो है इस साइड पर इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर लिखी हुई ना हो तो वो 1 होती है, इज इक्वल टू T की पावर ये आ जाएगा -2d।
तो दोनों साइड की पावर को अगर हम कंपेयर करें तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो ये आ जाएगा -2d इज इक्वल टू 1, ये -2d इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस इस साइड पे आ गया, तो d की वैल्यू आ गई -1/2। तो अब हम कंपेयर कराते हैं, l की वैल्यू रह गई है तो l की वैल्यू लेफ्ट साइड पर है 0 और राइट साइड पर l की वैल्यू है b प्लस d, तो ये आ जाएगा b प्लस d। तो ये b प्लस डी इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के बेस सेम तो पावर भी सेम, b प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखें तो d हमारे पास है पड़ा, तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए d इस साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू ये वाला माइनस और d की वैल्यू आई है -1/2, तो ये पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो अब a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है और d की वैल्यू भी आ गई है, तो कौन सी चीज रह गई है, एक चीज रह गई है जो कि c है। तो अब देखिए c यहाँ पर खत्म हो चुका था, तो इसको हम लिख सकते हैं, थीटा को हमने लिखा था थीटा इज इक्वल टू एल इनवर्स पावर इसकी, थीटा इज इक्वल टू एल इनवर्स पावर क्या हो जाएगी इसकी 0, ऊपर आ रहा है सी, थीटा इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई सी, तो ये 0 हो जाएगा, तो एल की पावर 0 और ये बराबर होती है 1 के, तो थीटा किसके बराबर आ गया 1 के। थीटा की वैल्यू हमने 1 निकाली है, बाकी ए बी और डी की। अब ये जो सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं तो इनको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो अब ये इक्वेशन हमारी है इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगी t इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई, अब m और m की पावर है a और a की वैल्यू कितनी निकली 0, तो m की वैल्यू आ जाएगी 0 मल्टीप्लाई बाई l की पावर है b और b की वैल्यू कितनी निकली है 1/2, तो ये हम पुट कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए c की वैल्यू नहीं थी क्योंकि वो 0 हो गया, तो थीटा हमने फाइंड किया तो थीटा किसके बराबर आया 1 के, तो 1 की पावर अगर c भी हो जाए तब भी जवाब इसका 1 आएगा, तो ये लिख लेते हैं 1 के बराबर मल्टीप्लाई बाई, अब g की पावर है d और d की वैल्यू क्या है -1/2, तो ये आ गई -1/2, तो t इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई, अब जिसकी पावर 0 हो तो वो तो बराबर होता है 1 के, तो m की पावर 0 बराबर आ जाएगी 1 के मल्टीप्लाई बाई l की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये 1 है और g की पावर -1/2, तो बाकी चीजें कौन सी बची हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई l की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई g की पावर -1/2, तो इसको मैं जरा चेंज करके लिखता हूँ, ये है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई l की पावर आ रही है 1/2 डिवाइडेड बाई, अब g की पावर -1/2 है, डिवीजन के नीचे जाके इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस, ये -1/2 क्या बन जाएगी प्लस का 1/2, 1/2 पावर बराबर होती है स्क्वायर रूट के, तो 1/2 जो पावर आ रही है इसे हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई l और पावर 1/2 की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाई g पावर 1/2 की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई, अब दोनों का स्क्वायर रूट आ रहा है तो सेम के अंदर भी लिखा जा सकता है l डिवाइडेड बाई g स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई l डिवाइडेड बाई g स्क्वायर रूट। तो डायमेंशन को यूज करते हुए हम कोई भी पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाई एक्सपेरिमेंट, ये डायमेंशन से वैल्यू नहीं आएगी।